नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, उसके बाद अपन यहाँ पे चुन के लाते हैं। ठीक है? क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट होते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चे जो कि सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी तो पढ़ाई नहीं जाती है, स्टेट बोर्ड के बुक पढ़ाए जाते हैं और पूछे एग्ज़ाम में जाते हैं एनसीईआरटी से प्रश्न। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए मैं चुनिंदा कुछ प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं फैक्चुअल, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एनसीईआरटी को पढ़ने में, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है इस वजह से। ठीक है? तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सूर्य वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो देखिए, सूरज तो उग जाती है, यानी कि अगर सपोज इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ये पृथ्वी है और अगर ये सूर्य है, तो यहाँ पे बैठा आदमी इसके ये जो पॉइंट है इसके आँख के सामने जब तक नहीं आएगा ये सूर्य नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी सूर्य है, यानी कि इसके जो लाइन ऑफ साइट है उसके नीचे भी सूर्य है, उस तो पर भी दिख जाता है, यानी कि ये सूर्य इस लाइन ऑफ साइट के आने से पहले ही दिख जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग कितना मिनट पहले दिख जाता है, ये आपके 2 मिनट पहले। अब इसमें एक प्रश्न ये भी फिजिक्स का पूछा जाता है कि ये 2 मिनट पहले जो देखा जाता है वो क्यों देखा जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखा जाता है। ये वाला जो रोशनी है ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ये सीधे ही जाएगी, लेकिन क्या होगी कि ये सीधी ना जाके ये इसके वायुमंडल में प्रवेश होके ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है? रिफ्रैक्शन एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो सूर्य है वो पृथ्वी पे जो भी आदमी होती है वो आदमी 2 मिनट पहले ही देख लेता है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है? तो दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना मिनट पहले देखा जाता है और किस वजह से देखा जाता है, जो लाइट है उसके किस फिनोमेना की वजह से सूर्य पहले दिखता है। और ये सूर्योदय के समय ही नहीं होता, ये सूर्यास्त के समय भी होता है। सूर्यास्त हो जाता है फिर भी हमारा जो सूर्य है वो दिखता रहता है 2 मिनट तक। ठीक है? तो यानी कि जो एक्चुअल सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, टोटल मिला के 4 मिनट आप देख सकते हैं। ठीक है? एक्चुअल की जो बात है उससे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए प्रदान की जाती है? देखिए, अमृता देवी एक एक्टिविस्ट थी, सामाजिक कर्ता थी। वो क्या की थी, अपनी जान दे दी थी जीव संरक्षण के उद्देश्य के लिए। ठीक है? यानी कि पेड़ वगैरह कटाई हो रहा था, जीव जंतु की कटाई मतलब संरक्षण के लिए। ये जो अमृता देवी एक महिला थी, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उन्हीं के नाम पे ये जीव संरक्षण अवार्ड दिया जाता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पास में है, पक्षी संरक्षण भी पास में जैसा दिख रहा है ना, जीव संरक्षण से ही पक्षी क्या है, एक प्रकार का जीव ही है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था जीव संरक्षण, इसीलिए मैंने एक एग्जैक्ट ये वाला वर्ड आपको लिख के मतलब कि ऑप्शन दिया है कि जीव संरक्षण के लिए ही अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड काफ़ी मायने रखते हैं एनसीईआरटी के। तो जो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है वो जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली और जो कपास है वो किस प्रकार की फसल है? देखिए, फसल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपके खरीफ, रबी, जायद फसल। जायद को ही गर्मा फसल हम बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको चारों दिए हैं। ठीक है? तो देखिए, मूंगफली और कपास है जो आपके खरीफ फसल है। खरीफ फसल वैसे फसल होते हैं जिसको कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे आपके जो मक्का है, या आपके ये मेन रूप से चावल है, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। तो मूंगफली और कपास भी आपके खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, मांसपेशी, म से मांसपेशी, म से माइकोलॉजी। ठीक है? सॉरी, मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या कौन सा साइंस का ब्रांच है जिसमें कि मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? सार्कोलॉजी भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सार्कोलॉजी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि
एरिया है, जिसमें मायोलॉजी भी आ जाता है, आपके न्यूरोलॉजी भी आ जाता है, एंग्लोलॉजी भी आ जाता है, जिसमें क्या होता है, एंग्लोलॉजी मतलब क्या होता है, ANGIO, यहाँ पे एंजियोलॉजी, सॉरी एंजियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल का आप अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपका होता है ना सीरा, ठीक है, धमनी, ये सब चीज़ें होती है, आर्टरी जिसे हम कहते हैं, वेन कहते हैं, तो वो सब जो नली होती है, ब्लड वेसल होती है, उसका अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। अब एनजीओ याद कैसे करेंगे, ब्लड वेसल के जो स्टडी है उसके जो नाम है उसको, उस साइंस के नाम को क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, एनजीओ यानी कि इन जियो, इस तरह से याद करें, इन जियो यानी कि इन मतलब अंदर जाने की बात कर रहा है, एनजीओ को इंजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो इन अंदर जाने की बात कर रहा है, और अंदर जा रहे हैं तो यानी कि कोई टनल के अंदर जा रहे हैं, और ये जो वेसल होता है एक प्रकार का टनल ही तो होता है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो टनल जैसा दिखेगा। तो इंजियोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, ये आपके ब्लड वेसल के स्टडी को कहते हैं। तो ये सार्कोलॉजी क्या होता है, सार्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी। सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, आपके मसल भी तो सॉफ्ट ही पार्ट होते हैं। आपके न्यूरोलॉजी, जिसमें कि हम न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं, या आप कह सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो वो भी न्यूरॉन भी तो एक सॉफ्ट पार्ट ही है। तो जो सार्कोलॉजी होता है, इसमें सॉफ्ट पार्ट को अध्ययन करते हैं। सॉफ्ट पार्ट में बहुत सारे विज्ञान आ जाएंगे, जैसे आपके मायोलॉजी भी आ जाएगा, आपके न्यूरोलॉजी भी आ जाएगा, एंजियोलॉजी भी आ जाएगा, तो बहुत सारे आपके लॉजी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करके आप समझ गए होंगे कि मांसपेशियां का अध्ययन क्या कहलाता है। हालांकि दोनों ऑप्शन हो सकता है, और दिया है तो दोनों ही होंगे, ठीक है, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी भी होगा, क्योंकि सार्कोलॉजी के अंदर ही तो मायोलॉजी आता है, ठीक है। तो दोनों का अध्ययन अपने दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी मांसपेशियां के प्रकार नहीं है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियां के कितने प्रकार होते हैं, पहला प्रश्न ये बनता है। तो मांसपेशियां कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाएगा। तो कार्डिक मसल, जिसे हम हृदय पेशी कहते हैं, स्मूथ मसल जिसे चिकनी पेशी कहते हैं, स्केलेटल मसल जिसे हम कंकाल पेशी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सी बहुकेंद्रीय या आप कह सकते हैं बहुकेंद्रक पेशी है, यानी कि कौन सी मांसपेशी बहुकेंद्रीय होती है। तो स्केलेटल मसल, जो 3 मसल होते हैं उसी में स्केलेटल मसल होता है, यानी कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है बहुकेंद्रक, यानी कि एक सेल में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखने की कोशिश करते हैं पिक्चर के थ्रू, जिससे कि और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका स्मूथ मसल हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये आपका स्मूथ मसल हुआ, ये कार्डिक मसल हुआ, और ये स्केलेटल मसल हुआ, ठीक है। तीनों मसल के 3 प्रकार, मैंने बताया कि कितने प्रकार होते हैं, मसल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल। देखिए, स्मूथ मसल देखिए यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि सिंगल इसमें न्यूक्लियस होगा। आपके कार्डिक मसल में भी यूनि न्यूक्लिएटेड है, लेकिन यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो कि आपके क्वेश्चन थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकेगा कि कौन यूनि न्यूक्लिएटेड होता है और कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो इतना तो पता चल जाएगा। अब स्केलेटल मतलब क्या होता है, कंकाल वगैरह। तो कंकाल में अगर बहुत सारा न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो बहुत सारा लोड को कैसे सहेगा, ये सब तो सह लेगा छोटा मोटा लोड, जैसे आपके गाल वगैरह है, तो इस गाल किसको सहता है, अपने ही मांस को ही, जो वजन है उसी को सहता है। लेकिन अगर भारी भरकम आप करते हैं काम, तो आपको स्केलेटन की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, यानी कि बहुत काम करने के लिए आपको बहुत न्यूक्लियस की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन होगा। याद कैसे करेंगे कि बहुत काम करने के लिए बहुत न्यूक्लियस की आवश्यकता होगी, तो इस वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और भी फैक्ट पूछे जाते हैं कि किसका शेप स्पिंडल जैसा होता है। देखिए, जो स्पिंडल जैसा शेप होता है वो स्मूथ सेल का होता है। देखिएगा, इस तरह से स्पिंडल जैसा, मतलब कि इस तरह से स्पिंडल टाइप जैसा, ठीक है, इसका शेप पूछा जाएगा। स्ट्रेटेड कौन सा होता है, स्ट्रेटेड या ब्रांच होता है, ये आपके कार्डिक मसल होता है या स्केलेटन, दोनों स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मतलब कि रेखीय, आप देखेंगे कि एकदम से इस तरह से एक दूसरे पे रखा हुआ है, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, रेखीय मसल जिसको हम कह सकते हैं।
और इसका शेप के बारे में तो आपको पता चल गया। अब पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि स्मूथ मसल कहाँ पे पाया जाता है, तो जो ये आपके सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे आपके ये आपके ऑर्गन के पार्ट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह, जो आंत वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंत है, तो आंत वगैरह का जो बना रहता है मांसपेशी, वो किसका बना रहता है, स्मूथ मसल का। देखेंगे कि वहाँ पे एकदम से काफ़ी स्मूथ होता है। और कार्डिक मसल तो आपको पता है, कार्डिक अरेस्ट आपने नाम सुना होगा कि जो हृदय आघात होता है, तो कार्डिक मतलब ही होता है हृदय, यानी कि ये सिर्फ हृदय में पाया जाएगा, यानी कि आपके जो हार्ट होते हैं उसी में पाया जाता है। और बाकी ये स्केलेटन मसल जो कि आपका स्केलेटन होता है, यानी कि हड्डी होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं, उसके जॉइंट में ये सहायता करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल भी दो तरह के होते हैं, टिंडन और लिगामेंट होते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया भी है कई बार। ठीक है, तो इसमें भी आपके प्रकार होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल के। ठीक है, ये आपके इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस पे आपकी जोर नहीं होती है, ये खुद ब खुद अपना काम करते रहेंगे। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इस पे आपका जोर नहीं चलता है, यानी कि अगर आप सोचेंगे कि आपका हृदय की गति आप कुछ देर के लिए रोक ले, तो नहीं रुकेगा, यानी कि आपके दिमाग के अनुसार ये काम नहीं करता है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका वॉलेंट्री होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐच्छिक अनैच्छिक कौन कौन से मांसपेशी होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, और वॉलेंट्री मतलब कि ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब कि इच्छा के अनुसार ये चल सकता है। ठीक है, तो जितने प्रकार के प्रश्न आपके मसल से मोटे मोटे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि नीट वगैरह या मेडिकल के एग्जाम में बहुत सारे अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है मोनोकार्पिक प्लांट। एक मिनट, मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में क्या सत्य है। देखिए, मोनोकार्पिक प्लांट मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, एक, इतना से समझ में आ गया। प्लांट कितने प्रकार के होंगे, मोनोकार्पिक और डाइकार्पिक, यानी दो प्रकार के। अब मोनोकार्पिक के संबंध में क्या सही है, उसके जीवन में एक ही बार फूल और फल देते हैं, ये भी सही है। फूल और फल देने के बाद मर जाते हैं, ये भी सही है। बांस, गेहूँ, चावल इसके उदाहरण, ये भी सही है। कहने का मतलब मोनोकार्पिक वो प्लांट होते हैं जो एक ही बार फूल देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। जैसे आपके गेहूं वगैरह, आपने देखा होगा कि क्या गेहूं उगता है तो उसको 2-3 बार काटते हैं, नहीं काटते हैं, एक बार हुआ ख़त्म हो गया। ठीक है, चावल एक बार हुआ ख़त्म हो गया प्लांट। तो ये सब मोनोकार्पिक हो गया। और पॉलीकार्पिक, जैसे आपके एप्पल, ऐसा तो नहीं है कि एक बार फल गया तो नहीं फलेगा दोबारा। ठीक है, तो यानी कि ऐसे पौधे जो कि कई बार फल सकते हैं अपने जीवन काल में, उसको कहते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली मतलब कि बहुत, और मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो यानी कि इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मोनोकार्पिक मतलब कि एक बार, यानी कि जिसका क्रॉप हो। ठीक है, कार्पिक मतलब काट सकते हैं या क्रॉप हो। ठीक है, एक बार जिसका क्रॉप हो उसको मोनोकार्पिक, और जिसका बहुत बार क्रॉप हो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक। जैसे आम, अमरूद। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि पॉलीकार्पिक है। तो आशा करते हैं जो आपको मैंने आज क्वेश्चन कराए एनसीईआरटी से, बायोलॉजी के थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डीप में याद कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।